देवश्च धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से दोनों हाथों पर रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। तक जितनी भी क्लास हुई है उसमें जो भी पढ़ाया गया आप लोगों को सब समझ में आया है? जी मैम। रिवीजन किया आप लोगों ने? जी मैम, किया था। चलिए अब आपका टॉपिक आता है सप्त धातु पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी मैम। अब ठीक है ना? जी। चलिए फर्स्ट आपको बताना है, बताइए सप्त धातु के नाम क्या क्या? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। Yes. अब जो बोला गया है, ये जो 7 धातु बताई गई हैं, बोला गया इन 7 धातुओं से हमारे शरीर का निर्माण होता है। और इन 7 धातुओं को के साथ और क्या जुड़ा हुआ होता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है? और भी कुछ बताया था ना कि 7 धातु और क्या होता है? शरीर के निर्माण में 7 धातुओं से अलग और किन किन वो है? त्रिदोष। हाँ जी, त्रिदोष। आप लोगों ने स्टार्टिंग में त्रिदोष पढ़ा था, उसके बाद बहुत देर बाद बता रहे हो। मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। अच्छा अच्छा, सॉरी, कोई बात नहीं। देखिए चलिए अब हम पढ़ते इसको, देखते हैं कि धातु किसको बोला जाता है जो हमारे शरीर को धारण करती है, उनको धातु कहा जाता है। अगर इसको देखा जाए एनाटॉमिकली तो क्या बोला जाता है? टिश्यू एलिमेंट। जो हमारे टिश्यू होते हैं उनको हमारी एनाटॉमी में तो टिश्यू बोला गया, बट आयुर्वेद में उन्हें क्या बोला गया? धातु बोला गया है। टिश्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? एनाटॉमी तो जी। पढ़ते हैं ना आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। टिश्यू के प्रकार कितने थे? कितने प्रकार के टिश्यू पढ़ाया गया आप लोगों को? 4 प्रकार के। नाम बताइए। 5। अभी आपका एनाटॉमी Epithelial खत्म है। tissue, muscular tissue, nervous tissue, and connective tissue. हाँ जी, इतनी देर नहीं लगानी है, आप लोगों ने अभी पढ़ा है टिश्यू। अब पेपर का देखिए आप लोग कभी भी, इतनी भी जल्दी। पिछली बार भी बहुत कम टाइम मिला था, पता है, जब वो आया था एडमिट कार्ड उसके बीच में। तो अपना रिवीजन साथ साथ करते रहिए, ऐसे नहीं करना है। मैम किस किस का करें रिवीजन? एक का करते हैं दूसरा छूट जाता है। हाँ ये तो ठीक है, बट इसीलिए बोला जाता है कि आप लोगों को ना अपने भी जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना उनको भी बनाइए। भले ही आप ना एक काम ऐसे करिए जैसे पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं। मेरे खुद का भी यह है कि हम जो हमारे जो मेन नोट्स होते हैं उनको तो हम डेली नहीं रिवीजन कर सकते, बट आप लोगों को क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए उनका। कम से कम आपको ना ऐसे क्या करना है, डेट सेट कर लीजिए। जैसे आपने आज पतंजलि पढ़ा है तो आप ना एक लिस्ट बना लीजिए, पतंजलि के सामने डेट डाल देना कि आज मैंने नहीं पढ़ा है। उसको ध्यान रखना है, कम से कम 3 दिन या 4 दिन के बाद फिर से उसी का रिवीजन करना है। ऐसे नहीं कि आपने पतंजलि पढ़ा और आपको एक महीना निकल गया, 15-20 दिन। ऐसे नहीं करना है। अब तो इतना टाइम ही नहीं है वैसे भी, अब तो बहुत कम टाइम है। तो आप ना इस तरीके से करिए और कोशिश करिए कि जैसे मैं खुद का भी बताती हूँ, एक दिन में ना कम से कम, जब बिल्कुल एग्जाम पास आ गया था ना, तो पूरा पतंजलि, पूरे 10 उपनिषद, योग उपनिषद, इन तीनों के जो शॉर्ट नोट्स थे ना, एक दिन में तीनों का रिवीजन हो जाए, इस तरीके के नोट्स आपको बनाने हैं।
तब जाके वो आपको लगेगा कि आपको एकदम, हाँ भाई मैंने बार बार रिवीजन कर लिया है, तो वो एकदम मेरे याद हो गई हैं चीजें। ठीक है। जी मैम। तो इतने छोटे नोट्स बनाइए कि आप कम से कम दो तीन टॉपिक्स का, 2-3 यूनिट्स का रिवीजन एक दिन में कर ले। अब आप खुद आइडिया लगा लीजिए कि एक उपनिषद या फिर एक कितना छोटा नोट्स आपको बनाना है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए इन 7 धातुओं को, 7 धातु के नाम जो बताए गए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब इनको देखिए, एनाटोमी में क्या बोला जाता है। रस यानी कि हमारा रस वाला पार्ट कौन सा होता है, हमारा प्लाज्मा। रक्त, हीमोग्लोबिन। मांस यानी कि हमारा मस्कुलर टिश्यू। मेद यानी कि एडिपोज टिश्यू, फैट। अस्थि यानी कि बोन, मज्जा, बोन मैरो। शुक्र यानी कि जो मेल फीमेल्स के वो होता है, स्पर्म एंड ओवम। अब आपको एक तो ना देखो, इनमें से ज्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि आपको मैं एक एक अलग से पढ़ाऊं। अगर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इन सबको इतना डीप में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन पूछा गया अभी तक, या तो 7 ऐसे पूछ लिया गया कि धातु के प्रकार कितने हैं, काउंटिंग के हिसाब से पूछ लिया गया, या फिर इनका सीक्वेंस पूछ लिया गया है। बाकी इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं अभी तक पूछा गया है। तो आप लोगों को इससे ज्यादा तो डीप में इनको नहीं पढ़ना है, बट आपको पता होना चाहिए कि किसको एनाटोमी में क्या बोला जाता है, अभी मॉडर्न के हिसाब से क्या बोला जा रहा है। एक तो ये याद करके रखना है आपको। अब आपको मैं एक वो दिखाऊंगी, इनका निर्माण कैसे होता है, वो आप देख लीजिए कि इससे उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एक हर धातु का। एक मिनट, एक तीसरा था मेरे पास। क्योंकि चलो मैं आपको ना वो लास्ट में बता दूंगी। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि इनको जो हमारे सबसे पहले, अब जैसे हमने सबसे पहले हमने अन्न खाया। आप सिंपल से इसको ऐसे समझिए, सबसे पहले हम अन्न खाते हैं। अन्न को पचाने के लिए हमारी कौन सी अग्नि काम करती है, बताइए। जठराग्नि। यस। तो जब हम अन्न खाते हैं तो सबसे पहले हमारी जठराग्नि हमारे अन्न को पचाती है, और उसके जठराग्नि के पचाने के बाद जो बनता है वो बनता है अनरस। ठीक है। तो अनरस के बनने के बाद हमारी रस धातु का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, उस अनरस को रसाग्नि पचाती है, उसके बाद हमारी रस धातु का निर्माण होता है। ये बात समझ में आई। ये जी फर्स्ट, मैम। फिर आपको आगे तभी समझ में आएगा। तो अब देखिए हमारा अनरस बना। ओ एक मिनट, अनरस को पचाने के लिए रस धातु काम करती है, जिसके बाद रसाग्नि काम करती है, रसाग्नि के बाद रस धातु का निर्माण होता है। अब हमारी रस धातु से रक्त धातु का निर्माण होता है। हर धातु अपनी अगली धातु का निर्माण करेगी। जैसे हमारी सबसे पहले रस धातु बन गई, तो रस धातु से हमारी रक्त धातु बनेगी। ठीक है। तो अब यहाँ जो बीच में काम करेगी वो कौन सी अग्नि काम करेगी, यहाँ पे जो काम करती है वो हमारी रक्ताग्नि करती है। यहाँ पे सॉरी, ये रक्त अग्नि जो होती है वो हमारी रस धातु से रक्त धातु में चेंज कर देती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब रक्त धातु के बाद कौन सी धातु बनेगी हमारी, मांस। अब रक्त धातु को मांस धातु में कौन चेंज करता है, यहाँ पे हमारी मांस अग्नि। ये तो पूरा सीक्वेंस ऐसे चलता है। ये समझ में आया आपको। जी। जी मैम। तो ये पूरा धातु निर्माण बताया गया। ऐसे चलते हुए लास्ट में जब हमारी लास्ट धातु होती है शुक्र, तो वो सबसे श्रेष्ठ धातु होती है। इन सातों धातुओं का लास्ट में जो बनता है सार धातु जिसको बोला गया है, उसको बोला जाता है ओज। आगे आपको ओज पढ़ाया जाएगा, उसको तब देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। मैम जी। मेरा प्रश्न था कि ये शुक्र, ये सप्तम धातु है या अष्टम धातु, क्योंकि वीर्य को भी बोला जाता है। तो अगर हम देखें तो रस, रक्त, मांस, फिर शायद अस्थि, मज्जा, मेद, वीर्य, ये 7 है ना। हाँ जी। तो ये 8वां है क्या ये आपका शुक्र। एक बार फिर से बोलिए, काउंटिंग करिए कैसे 8वां हुआ ये।
शुक्र को ही बोला गया है। यस, शुक्र को ही वीर्य बोला अच्छा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आप यहाँ से इसको देखिए, जब हम खाना खा लेते हैं, एक तो धातु निर्माण मैंने आपको बताया कैसे होता है। अब सेकंड आ जाता है कि जब हम खाना खाते हैं, हमारे खाने को हमारी जठराग्नि के द्वारा पचा दिया जाता है। पचाने के बाद दो तव बनते हैं, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग होता है सार भाग, एक होता है कीट यानी कि मल। अब आप नॉर्मली देख लीजिए, हम लोग खाना खाते हैं तो जो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, हमारे वो खाने का भाग, वो हमारे खाने के हमारी बॉडी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये दोनों चीजें, सार यानी कि वही जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है, कीट यानी मल जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। इसको देखिए, वही चीज यहाँ पे भी बताया है इन्होंने कि हमारे खाने में क्या क्या होता है। बताइए क्या क्या जरूरी होती है। फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूट्रिशन। तो इन सब चीजों का जो अवशोषण किया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा, आपने तो एनाटॉमी में पढ़ा होगा, इन सब का अलग अलग बताया गया होगा कि फैट का डाइजेशन कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट का कहाँ होता है, प्रोटीन का कहाँ पर होता है, सबका बताया गया है ना। यस मैम। जी मैम। तो ये जब सारी धातुओं का हमारी बॉडी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, उसी को बोला जाता है रस धातु। या तो इसमें आपको इतना अलग अलग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो एनाटॉमी का पार्ट है। अब वही है कि जो हमारी लास्ट की धातु होती है, वो सबसे श्रेष्ठ धातु होती है, शक्तिशाली धातु बोला जाता है। अब इन 7 धातुओं के बाद इनसे उप धातुओं का निर्माण होता है। उप धातु का मतलब होता है वो हमारे शरीर के लिए उनकी मात्रा जो होती है वो कम होती है, जितनी धातु होती है बट उनसे कम उनकी मात्रा होती है। और उनसे क्या होता है, उनकी धातु और धातु उप धातु में जो फर्क है वो यह है कि धातु जो होती है वो दूसरे पदार्थ का निर्माण करती है, बट उप धातु जो होती है वो किसी पदार्थ का निर्माण नहीं करती है, किसी दूसरी धातु का निर्माण नहीं करती है, बट हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है, पर उसकी मात्रा कम होती है। ठीक है। अब इसमें ये 7 धातुओं के नाम बताए गए हैं। आगे आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी धातु से कौन सी उप धातु का निर्माण हुआ है। इसमें तो ये नंबरिंग के हिसाब से लिखा है, आगे लिखा है वो। पहली होती है स्तन्य, कंडरा, वसा, स्नायु, आवर्त, शिरा एंड त्वचा। अब इनको इनको भी इतना डीप में नहीं पढ़ना है, बट आप लोगों को उप धातुओं के नाम याद रखना है। आगे आपको बताया जाएगा कि कौन सी धातु की उप धातु कौन सी है। ये इसमें अलग अलग दे रखा है, ये आगे है पूरा एक चार्ट में लिखा है। मैम इनका भी सीक्वेंस होता है क्या? हाँ, इनका सीक्वेंस नहीं है, ये आगे अभी रुके आप, ये एक बार ही ऐसे लिखी हुई है नंबरिंग में, ये ऐसे नहीं है। ये आपको ये एक और आवर्त, ये दोनों हमारी रस की हैं, ये अलग अलग है, आगे लिखा है, मैं आपको आगे बताऊंगी अभी रुकिए। अभी यहाँ पे ऐसे नंबरिंग के हिसाब से लिखा हुआ है। इनको आप एक बार देख लीजिए क्या बोला। स्तन्य जो होता है वो होता है जब डिलीवरी के बाद मिल्क का प्रोडक्शन होता है, उसको स्तन्य बोला जाता है। कंडरा यानी कि टेंडन, टेंडन पता है ना क्या काम होता है टेंडन का, बताइए। ये मसल का मैम जो एंड बोन पार्ट को होता, बोन से जोड़ता है। ये जी, मसल का एंड पार्ट होता है जो मसल टू बोन का जो कनेक्शन होता है, माने बोन में मसल को पकड़ के रखता है। सही है ये। बताइए कोई और। बताइए टेंडन यही है या फिर आप लोगों ने अभी एनाटॉमी पढ़ा है, जल्दी से बताइए। सही बोला उन्होंने या गलत बोला है। सही बोला मैम, मसल्स टू बोन होता है। ओके, लिगामेंट। मसल्स टू मसल्स होता है। तो बोन टू बोन क्या होता है फिर। सॉरी, बोन लिगामेंट। टू सॉरी। वापस से रिपीट करिए, चलिए फिर से बताइए। मैम, टेंडन जो होता है मसल्स टू बोन होता है,
और बोन टू बोन आपका लिगामेंट होता है, ताकि अपने टेंडेंस होता है कि अपने लिम्स को हम अच्छे से हिला पाए, इसलिए टेंडेन हम मतलब होता है बोन्स के एंड में। जी जैसे हमारा नाक का जो ये मसल, ये हो गया, पार्ट हो गया ऊपर का, या ईयर का हो गया, ये सब मैम इसमें आता है। चलिए, इसके बाद क्या था हमारा? वसा यानी कि फैट, स्नायु यानी कि नर्व, आवर्त क्या होता है? आवर्त जो होता है, आवर्त को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है को। सिराई यानी कि हमारे वेन, तो स्किन, त्वचा यानी हमारी स्किन। ठीक है, इसको ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको इनके नाम याद करने हैं। आगे अभी रुक जाइए, इसको फिर से आप देखेंगे। अब देखिए, ओज बताया था मैंने अभी आपको कि जो ये 7 धातु होती है, इन 7 धातुओं के बाद में जो सबसे सार भाग जो बचता है उसको ओज बोला जाता है। ओज यानी कि ओज से आप क्या समझते थे? बताइए एक बार अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में बताइए। ओज मैम करेक्शन, सेहत, खाना खाने से, इन सब चीजों से आपको क्या मिलता है? शुक्र, ऊर्जा मैम। यस, एक हिसाब से अगर आप नॉर्मल सोचे, हम लोग कुछ भी नहीं सोचते हैं तो नॉर्मल तो ऊर्जा मिलती है ना। अब हम लोग काम करते हैं, बोला जाता है हमारे अंदर इतना बल है, इतनी स्ट्रेंथ है, ये सब चीजें क्या है? ओज एक इन्होंने उसमें आयुर्वेद के हिसाब से बोला गया है ओज। बाकी अगर हम नॉर्मल बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या हम बोलते हैं कोई आदमी बहुत स्ट्रोंग है, हेल्दी है, तो क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं ओज है इसके अंदर, ऐसे नहीं बोलते ना। तो क्या बोला जाता है? ये हेल्दी पर्सन है, बल बोला बलशाली। जाता है, अच्छी है, इसके अंदर बल बल अच्छा है है, उसमें। तो यही बोला जाता है ना आप लोग। ठीक है, तो अब इसको देखिए क्या बोला जाता है। ओज को हम लोग सप्तांग सार, जो हमारी 7 धातुओं का जो सार होता है उसको ओज कहा जाता है। देखिए, मैं यहाँ पे लिखा भी है। किसी चिकित्सीय भाषा में उसको बल भी कहा जाता है। अब देखिए, आपको इसके स्थान देख लेना है, ओज का स्थान कहाँ पर होता है? वैसे तो हमारे पूरे शरीर में होता है, बट विशेषतः क्या बोला जाता है? हृदय में उसका स्थान बताया गया। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, स्थान को। उसके बाद इसकी मात्रा बताई गई है, ये याद रखना है, प्रकार भी और उसकी मात्रा भी। ओज कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का बताया गया है, पर और अपर। ठीक है, पर और अपर और कहाँ पर पढ़ा है आपने? पतंजलि में। योग सूत्र में। क्या बोला वहां? क्या है, क्या नाम है? पर अपर किसके साथ जोड़ा गया है? वैराग्य होता है। मैम बैराग से दो टाइप हैं। हाई लेवल का वैराग्य कौन सा होता है, पर या अपर? पर 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 इसमें भी वही चीज है। देखिए, जो पर होता है उसकी मात्रा बताई गई है 8 बिंदु। ठीक है, और उसका स्थान बताया गया, वो कहाँ रहता है? हमारे हृदय में। अपर जो होता है वो बताया गया आधा अंजलि, और कहाँ होता है? हमारे संपूर्ण शरीर में। ठीक है, अब देखिए, इसमें लिखा गया है कि जो पर ओज जो होता है, अगर वो खत्म होता है, क्षय होता है, पूरा खत्म हो जाता है, तो हमारी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब लिखा है कि अपर ओज जो होता है, अगर वो कम होता है, उसका क्षय होता है, तो हमारा क्या कम होता है? हमारा बल कम हो जाता है, उत्साह कम हो जाता है। ठीक है, और हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ज्यादा जरूरी क्या हुआ है? हमारा पर ओज। ठीक है, इसको आपको जी इनकी मैम। मात्रा याद करनी है, इनका स्थान याद करना है, और ओज कितने प्रकार का होता है ये याद करना है। ठीक है, अब लोग बहुत बार ऐसे सोच ले कि 8 बिंदु तो कम है, आधा अंजलि ज्यादा है, ये ध्यान नहीं देना है। पर और अपर के हिसाब से जो बताया गया है वो आपको देखना है। अब मल बताया गया है, अब बताइए, आपको बताया गया था मल, मल के प्रकार बताए गए थे, बताइए जल्दी से। पूरी तीन है मैम।
और मूत्र और स्वेद। यस। श्वेत। अब देखिए फिर से वही चीज बताई गई है। मल मतलब क्या होता है? जो हमारे शरीर को मलिन करता है उसको मल कहा गया है। अब देखिए वह फिर से एक डायग्राम बनाया गया इसमें कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमने खाना खाया। खाना हमारा पाचन अग्नि के द्वारा पचाया गया। पाचन अग्नि के द्वारा पचाने के बाद उसके उसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सार, एक होता है असार, यानी कि किट भाग, और एक हमारा ये प्रसाद भाग। सार का मतलब हो गया धातु, असार यानी किट यानी कि मल। मल वही बता दिया गया है, 3 प्रकार के इसमें बताए गए हैं। अब बताइए इन 3 प्रकार के मल से अलग भी क्या मल होता है हमारी बॉडी में और भी? होते हैं ना मैम, हाँ जी। नेल्स हमारे। हाँ जी। और बताइए। कीचड़ रहता है, म्यूकस रहता है, और जो मैम आंखों से निकलता है, आंखों से भी तो निकलता है, वो भी तो। आंखों से भी निकलता है, हमारे बाल म्यूकस से भी मल दूसरा। होता है। अब ये लाइन जो लिखी गई है इसमें लिखा है कि वात आदि दोषों से दूषित होने के कारण इन्हें दोष्य भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? धातुओं को। जब धातु हमारी दोषों से दूषित हो जाती है तो उनको दोष्य नाम दिया जाता है। ये लिखा है। ठीक है। मैम ये मल के बारे में बोला गया है कि धातुओं के बारे में? ये धातुओं के बारे में बोला गया, ये लिखा यहाँ पर है, पर ये धातुओं के बारे में बोला गया। एक बार 1 मिनट रुकिए। मैं इसको ना आपको एक बार फिर से चेक करके बताऊंगी। मैंने वैसे इसको धातु के बारे में पढ़ा था। किसी को पता है? 1 मिनट, आप इसको कल बता दूंगी मैं। एक बार आप याद दिला दीजिएगा फिर से चेक करके। मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है अब आपके बोलने पे। ठीक है, मैं कल इसको ठीक है वापस मैम। से देख के आपको तब बताऊंगी। तो यहीं छोड़ देते हैं। अब जो बताया गया है हमारे मल का हमारे पंच महाभूतों के साथ संबंध। हमारे किस मल में कौन से महाभूत की प्रधानता होती है? अब इसको तो नॉर्मल भी अगर आप लोग आइडिया लगाएंगे समझ ही जाएंगे। हमारे पूरी इसमें कौन से महाभूत की प्रधानता होनी चाहिए? पृथ्वी की। पृथ्वी। मूत्र में जल और तेज यानी कि जल और तेज। हाँ, जल और अग्नि। स्वेद यानी कि तेज यानी अग्नि। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे पिछली बार पूछा गया था कि हमारे किस दोष में किस महाभूत की प्रधानता होती है, तो वो हो सकता है इस बार इसको पूछ लिया जाए, तो आप लोगों को ये याद करना है। ये हमने पढ़ा अब तक धातु, उपधातु, ओज और मल के बारे में। अब आगे आता है आपका अग्नि। अग्नि के प्रकार बताइए, कितने प्रकार की अग्नि बताई गई है? 13। 13 प्रकार। कौन कौन सी होती है? एक तो हमारी 5 जठराग्नि धूप होती अग्नि है। होती है, 7 धातु अग्नि और 1 जठराग्नि। 7 प्रकार की अग्नि बताई गई, सॉरी 13 प्रकार की अग्नि बताई गई है। एक हमारी जठराग्नि होती है, 7 हमारी धातु होती है। तो उन सातों धातुओं की 7 अग्नियां बताई गई है। 5 महाभूत हो रहे हैं, उन 5 महाभूत की 5 अग्नियां बताई गई हैं। अब देखिए जो जठराग्नि होती है, जठराग्नि को काय अग्नि के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग बताइए जठराग्नि का स्थान कहाँ होता है? पेट में, आवाज नाभि। नाभि नाभि। Yes. आमाशय पकवास से छोटी आंत बड़ी आंत के बीच में नाभि के प्रदेश में हमारी जठराग्नि का स्थान बताया गया है। और इन्होंने लिखा है कि जैसे सूर्य क्या करता है, हमारे आसपास तो पानी होता है नदी तालों में, इसमें सबको सूर्य जो होता है सोख लेता है। इसी प्रकार जब हम खाना खाते हैं तो हमारी नाभि के आसपास जो अग्नि बोली गई है, जठराग्नि बोली गई है, वो हमारे खाने को क्या करती है, शीघ्रता से पचा देती है। अब इसमें जठराग्नि की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं।
सबसे पहले आती है विषमाग्नि। विषमाग्नि का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि उसको वो पता ही नहीं चलती है, कभी कम कभी तेज, ऐसे कभी सम, इस तरीके से रहती है। और उसमें किस दोष की प्रधानता होती है, वो होती है वात दोष। यहाँ पर लिखा है वात दोष। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है हमारी तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि का तो नाम सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए, जो बहुत तेज होती है, जिसकी अग्नि बहुत तेज होती है। और उसमें किस दोष की प्रधानता होगी, अब इसको भी हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि पित्त की प्रधानता होगी। उसके बाद आती है मंद। मंद से मतलब कम, जिसकी अग्नि कम होती है। कफ, जो कफ दोष होता है हमारा, उसकी कफ दोष की प्रधानता के कारण हमारी अग्नि जो होती है मंद होती है। सम अग्नि का मतलब क्या होता है, जो सम अवस्था में रहती है, जिसमें वात पित्त कफ तीनों दोष अपनी सम अवस्था में रहते हैं। चलिए अब आप लोग बताइए, जिनका खाना बहुत जल्दी पच जाता है, उनकी कौन सी जठर अग्नि है, उसमें कौन से दोष की प्रधानता होती है? तीक्ष्ण अग्नि। पित्त दोष। कौन सा दोष होगा? पित्त दोष। पित्त। अगर पित्त दोष के व्यक्ति ज्यादा खाना खा ले तो क्या उनका खाना जल्दी पच जाता होगा? नहीं। नॉर्मल सी बात। नहीं मैम। नॉर्मल सी बात है, एक कफ प्रकृति का व्यक्ति और एक पित्त, दोनों ने बराबर खाना खाया, तो किसका खाना जल्दी पचेगा? पित्त प्रकृति वाले का। हाँ, क्योंकि पित्त प्रकृति वाले का, पित्त प्रकृति वाले की जो अग्नि होती है वो तीक्ष्ण अग्नि होती है, और कफ प्रकृति वाले की मंद अग्नि होती है। तो इसीलिए सबको अपने अपनी प्रकृति के हिसाब से खाना खाना चाहिए। समअग्नि का मतलब वही होता है कि आपकी तीनों वात पित्त कफ तीनों दोष जो समावस्था में होते हैं, तो आपकी अग्नि जो होती है वो सम रहती है, तो समाग्नि बोला गया। अब यहाँ पे देखिए भूत अग्नि के बारे में बताया गया है आपको। भूत अग्नि वही होते हैं हमारे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पांचों पंच महाभूतों की 5 अग्नियां बताई गई हैं। अग्नियों का यह समूह लीवर में रहता है। इनकी संख्या जो होती है 5 होती है। लीवर से किसका सिक्रेशन होता है भाई बताइए? बॉयल जूस। बाइल जूस। बाइल जूस। बाइल जूस का काम बताया गया होगा आपको, फंक्शन क्या होता है? फैट डाइजेशन। हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है ना? जी मैम। यस मैम। भूत अग्नियों के बारे आगे आता है हमारा। लीवर पाचन तंत्र में विद्यमान अग्नियों की सहायता से भोजन 5 श्रेणी में बढ़ जाता है और शरीर में विभिन्न अंगों में पाए जाने वाले अपने पंच महाभूतों में मिलकर उसका पोषण करता है। वही बताया गया कि हमारी जो वो 5 अग्नियां होती है, इनका भी जो मेन स्थान होता है ना, जब हमारा अन्न, जब हम लोग स्टार्टिंग में अन्न खाते हैं, अन्न के बाद मैंने आपको जब धातु निर्माण बताया था, वहां पे इसका वो होता है कि सबसे पहले जब हम अन्न खाते हैं तो अन्न को खाने के पचाने के लिए हमारे जठर अग्नि होती है। जठर अग्नि के साथ हमारी ये जो 5 भूताग्नि बताई गई है, ये पांचों भूताग्नि भी उसके साथ पांचों भूताग्नि भी काम करती है। इन दोनों की सहायता से हमारे अन्न रस का निर्माण होता है। उसके बाद अन्न रस के बाद हमारी रसाग्नि से हमारी रस धातु का निर्माण होता है। तो मेनली इसमें इन्होंने लीवर के हिसाब से बताया है, पर जो आयुर्वेद में बताया गया वो इसी तरीके से बताया गया कि अन्न रस को पचाने के लिए जठर अग्नि और हमारी भूताग्नि, इन पांचों अग्नि से हमारे अन्न का पाचन होता है, उससे हमारे अन्न रस का निर्माण होता है। ठीक है मैम, आप ऐसे बोलना चाह रहे हो कि जठर अग्नि है हमारी और जो 5 हमारी भूताग्नियां हैं, हाँ इनसे जी, हमारा जो अन्न रस है वो हाँ जी, बनता है। हाँ जी, वही बोलना चाह रही हूँ। ओके मैम। अन्न रस के बाद क्या बताया मैम आपने? अन्न रस के साथ और क्या मिलता है? इसको ना मैं आपको फोटो दी, 1 मिनट आप रुकिए,
हेलो, दिखाई दे रहा है आपको ये? जी मैम। देखिए इसमें मैंने ये हमारे कॉलेज का ही है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग अन्न खाते हैं। हमने अन्न को खाया तो अन्न को पचाने के लिए हमारी जठराग्नि एंड भूताग्नि, इन दोनों से हमारे अन्न रस का निर्माण होता है। उसके बाद आगे आपको बताया जाएगा कि इसमें मल जो लिखा है, तो उसके बाद क्या होता है, इस अन्न रस को पचाने के लिए हमारी रसाग्नि होती है। रसाग्नि जब इसको पचाती है तो हमारी रस धातु का निर्माण होता है। अब रस धातु जो होती है वो रस धातु से हमारी रक्त धातु का निर्माण कैसे होता है? यहाँ पर हमारी रक्ताग्नि जो होती है वो रस धातु को रक्त धातु में चेंज कर देती है। उसके बाद आगे जो आता है, फिर क्या होता है कि हमारी रक्त धातु से हमारी मांस धातु, रक्त धातु से हमारी जब मांस धातु का निर्माण कैसे होता है, हमारी जो मांसाग्नि होती है, मांसाग्नि जो होती है वो हमारी रक्त धातु को रस धातु में चेंज कर देती है। ऐसे ही सबका सीक्वेंस ये सेम इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, ये जो आगे लिखा है किस धातु से उपधातु का निर्माण होता है, किस मल का होता है, वो उसी पीडीएफ में आपको मैं उससे बताऊंगी। आपको ये समझ में आए कैसे बताया मैंने? हर एक धातु के बाद सेम उसी तरीके से लास्ट में आ जाएगा जो हमारी शुक्र अग्नि होती है, उससे हमारी किसका, शुक्र धातु का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद ये सर्वश्रेष्ठ धातु होती है और इन सब का सारी धातुओं से, सारी धातुओं का जो सार होता है, सप्तांग सार, उसको ओज बोला गया। ओज यानी कि बल। ठीक है, मैम एक बार और बताइए ना ऊपर से। ऊपर से एक मिनट। देखिए फिर से हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोगों ने अन्न खाया, जो भी हम रोटी खाते हैं, ठीक है, उसको पचाने के लिए हमारी जठर अग्नि और हमारी जो 5 भूताग्नि होती है, इन सब के द्वारा उस खाने का पाचन होता है। के पचने के बाद वो हमारे अन्न रस में बदल जाते हैं। इस अन्न रस से रस धातु का निर्माण कैसे होता है? वो होता है रसाग्नि। जो हमारी रसाग्नि होती है वो हमारी अन्न धातु को अन्न रस को रस धातु में बदल देती है। ठीक है मैम, वो जो 7 धातु वाली अग्नियां हैं उनसे ना? हाँ जी, मतलब इसमें देखो सिंपल सी बात है, ये ऐसे ये बनाने का क्या बताने का आपको क्या मकसद है। हम लोग ऐसे सोच लेते हैं कि रस धातु जो है वो उसमें उसको पचाने के लिए रसाग्नि काम करती है, ऐसा नहीं है। हर एक में उसकी अपोजिट चल रही है। रस धातु जो है उस रस धातु को रक्त धातु में चेंज कैसे हो रही है? रक्ताग्नि के द्वारा। ठीक, इसे बताने का आपको यहाँ इतने सा है, ये इतना सा फर्क है, इसमें और कुछ नहीं है। हम लोग सोच लेते हैं कि रसा अग्नि जो होती है वो उसी से उसके पाचन से रस धातु बनती है, ऐसा नहीं है। रसाग्नि नहीं काम करती, वहां पे रक्ताग्नि उसकी जो अगली धातु जो बनने वाली है उसकी अग्नि से उसका निर्माण हो रहा है। ये बताना चाह रही थी मैं आपको। और मैम ये सब क्या लिखा हुआ है? पित्त ब्रैकेट में मल, ये पश्व आपको मल। ये हर एक धातु की अपनी उप धातु होती है, उसका क्या मल होता है वो बताया जाए। इसमें भी पूरा नहीं लिखा है तो इसमें नहीं पढ़ेंगे, उसमें वही उसी वाली पीडीएफ में पढ़ेंगे, वो उसी में बताया आपको। ये वही इनकी 7 अग्नियों के नाम बताए गए हैं जो मैंने आपको अभी बताया। ये जो मैं आपको अभी उस डायग्राम में बता रही थी ना, वही है, वही चीज बताई गई है। किन धातुओं से हमारे मल बनता है, ओज बनता है, फिर पर अपर ओज बन जाता है, वही चीज है। अब मैं पहले आपको अब देखिए बोला गया कि जो धातुएं होती है उनके 3 भाग बताए गए हैं। एक स्थूल भाग होता है, एक उसका सूक्ष्म भाग होता है, एक होता है मल। जो स्थूल भाग होता है वो क्या करता है, हमारी धातुओं का पोषण करता है। सूक्ष्म भाग जो होता है वो उससे अगली धातु का निर्माण करता है। ठीक है, अगली धातु यानी कि रस से कौन सी धातु बनेगी? रक्त। रक्त से मांस। तो जो काम करता है यानी कि
रस का जो स्थूल भाग होता है उससे रक्त धातु का निर्माण होता है। ठीक है, मल पदार्थों का पोषण करता है। वैसे मुझे लाइन ये यहाँ पे थोड़ी सही नहीं लग रही है। इसका मतलब आप मान लीजिए, मतलब मल जो होता है उसको, उसका सिक्रेशन बोल दिया जाए, यहाँ पे पोषण लिखा है, मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है किस तरीके से लिखा गया है। अब आप ये देखिए, ये यहाँ से ये सारी चीजें आपको एक बार याद कर लेनी है, या तो आप इसी तरीके से डायग्राम बना लेना, या फिर अब जो आप उसमें बोल रहे थे ना वही चीजें यहाँ पर है। अब देखिए, पहली धातु जो है हमारी वो रस है। रस धातु की 2 उपधातु होती हैं। अभी आपने उपधातु के नाम पढ़े थे ना, वहां पे 7 उपधातु, तो 7 उपधातु जो है वो सब किसी की उपधातु नहीं होती। आगे कुछ धातु बताई गई है जिनकी उपधातु नहीं होती है। रस धातु जो होती है उसकी 2 उपधातु बताई गई है, स्तन्य और आवर्त। याद है किसी को स्तन्य और आवर्त के बारे में? मैंने आपको बताया था क्या होता है। यस मैम, स्तन यानी जब शिशु होता है तो उसे दूध निकलता है उस टाइम, और आवर्त में मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हाँ जी, ठीक है। अब देखिए, इसका जो स्थूल भाग होता है वो होते हैं रस धातु, और जो सूक्ष्म भाग होता है वो कौन सा होगा? रक्त धातु। यानी इसके रक्त सूक्ष्म भाग से किसका निर्माण होगा? रक्त धातु का, उससे अगली का। और उसका जो मल होता है वो क्या होता है? कफ। ठीक है, ये चीज ना आपको याद करनी है, कौन सी धातु का कौन सा मल होता है। हर एक धातु में बताया गया है। रक्त धातु जो होती है हमारी, उसकी भी 2 उपधातु होती है, और उससे उसके सूक्ष्म भाग से किसका निर्माण होता है? मांस धातु का। उसका जो मल होता है वो पित्त होता है। और जो हमारी मांस धातु होती है उसकी भी बताई गई है उपधातु, वसा एंड त्वचा। और उसकी जो सूक्ष्म भाग से धातु का निर्माण होता है वो होता है मेद धातु का। ये याद करने वाली चीज है, आपको भले भी समझ नहीं आ रही होगी, बट आप जब उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी वो चीजें, खुद से याद करेंगे। उसका जो मल होता है वो क्या होता है? हमारे नाक और कान, इनसे जो मल निकलता है वो हमारी कौन सी धातु का होता है? मांस धातु का। ठीक है, मेद धातु का देखिए, मेद धातु की जो उपधातु होती है वो होती है स्नायु। उसके सूक्ष्म भाग से जिस धातु का निर्माण होता है वो अस्थि धातु होती है, और उसका जो मल होता है वो क्या होता है? श्वेत। ये समझ में आ रही होगी ना आपको, क्या मल का यहाँ मतलब क्या बोला जा रहा है? जी मैम, जी जी मैम। पदार्थ। अच्छा, एक चीज, डॉक्टर हमारे नेल्स देख के, हमारी आंखें देख के कैसे बता देता है कि आपको किस ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है? इसका कुछ लॉजिक पता है किसी को? कुछ आइडिया हो? पता है? नहीं पता मैम, जनरली नेल बेड में जैसे बिलीरुबिन का अगर आपको जॉन्डिस हो रहा हो तो नेल बेड बिलीरुबिन बिलीरुबिन का जो मात्रा होता है उसमें बढ़ जाता है, तो नेल बेड थोड़ा येलोइश हो जाता है, इसीलिए जब दबा के देखते हैं तो वो थोड़ा येलोइश दिखता है। सेम हीमोग्लोबिन के साथ होता है, उनको देख के उनको पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन की कमी है कि नहीं है। तो जैसे पहले जो होते थे ना हमारे वेद जो जो होते थे, वो इसी तरीके से हमारे जो मल होते हैं इन्हीं के द्वारा उनको पहचान लेते थे कि इसके अंदर किस धातु की गड़बड़ हो रही है, किस धातु की कमी है या ज्यादा है। इसीलिए जो मल का ज्ञान वो बताया गया, वो इसीलिए बताया गया ताकि आपको उससे भी आप पहचान सकते हो। तो मैम ये जो मल बताए हैं, अगर उनकी अधिकता होगी मतलब, तो ये मतलब जैसे मान ले कफ की अधिकता है तो रस जो धातु है उसमें गड़बड़ी है, ऐसा हाँ बोलना जी, चाह रहे हैं आप? हाँ जी, ऐसा ही होता है। ओके मैम। अब देखिए, आमरस के बारे में यहाँ पे बताया गया है।
टाइम मिल गया। आमरस, आमरस का मतलब सिंपल सा बात बोला गया है कि जब हमारा खाना, हमने खाना खाया और हमारी जो अग्नियां होती है वो अच्छे से काम नहीं करती हैं किसी भी कारण, और हमारा खाना नहीं पच पाता, खाने का डाइजेशन जो होता है वो अच्छे से नहीं होता, तो खाने के ना पचने के बाद, खाने का नहीं पचना जो होता है उसको यहाँ पे क्या बोला गया है? आमरस। ठीक है, आमरस का पता चला आपको? अच्छा बताइए, जब हमारा खाना नहीं पचता तो उसको नॉर्मल भाषा में क्या बोला जाता है, क्या हो गया है? इंडाइजेशन। अपच। इंडाइजेशन। हाँ, अपच। बोल देते हैं, अपच। बोल देते हैं। तो वही है ये, इसमें यहाँ पे इसको आमरस बोला गया है आयुर्वेद। जब हम खाना खाते हैं, हमारा जो अन्न रस होता है जब वो नहीं पच पाता तो उसको आमरस बोला गया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि आयुर्वेद के अनुसार अगर देखा जाए कि जरा और वृद्धा, जो हमारी बुढ़ापा की जो कारण होते हैं वो किस वजह से हो जाते हैं। अब आप इसको सिंपल सा समझिए कि हम जब युवा होते हैं तो हम लोग खाना कुछ भी खा लेते हैं और आराम से हमारे खाने का डाइजेशन हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि हमारी जो अग्नियां होती है वो अच्छे से काम कर रही होती है। जब हमारी अग्नियां अच्छे से काम करेंगी, हमारे खाने को अच्छे से पचाएंगी, तो खाने के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं वो प्रॉपर हमारी बॉडी में जाएंगे। अब बुढ़ापे में क्या होता है, आप खाना खा लेते हैं बट हमारे जो अग्नियां होती हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रही होती हैं, तो इसी वजह से क्या होता है, खाने का जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारे शरीर को नहीं मिलता, और नहीं मिलने की वजह से हमारी क्या होती है, हमारे शरीर का जो होता है उसकी वो क्षय होने लगता है, खत्म होने लगता है। तो उसी को यहाँ पे बुढ़ापे बताया गया कि बुढ़ापे का ये कारण है। ठीक है, समझ में आया सबको? जी मैम। इसलिए अच्छे से खाना खाना है और अच्छे से वर्कआउट करना है। आप खाना अच्छे से खाएंगे, वर्कआउट अच्छे से करेंगे तो आपकी सारी अग्नियां काम करेंगी, तो बुढ़ापा नहीं आएगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, जी मैम। अब ये जो त्रिदंडवत के बारे में यहाँ पे बताया गया, आपको एक तो याद रखना है त्रिदंडवत में क्या आता है। 3 चीजें आती हैं, इनके नाम: शरीर, मन और आत्मा। अब इनका क्या बोला गया है कि ये तीनों चीजें क्या क्यों जरूरी है हमारे शरीर में। अब जैसे आप नॉर्मल ले लीजिए, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये डायग्राम बनाया है ना, कि अगर आपके पास 3 ऐसे कोई नॉर्मल पिलर दे दिए जाए, उनको अगर आप अकेले खड़ा करना चाहें तो वो नहीं हो सकते, तो उनको कैसे करते हैं, ऐसे तिरछा एक दूसरे की सपोर्ट के साथ खड़ा कर देते हैं, तो वो आराम से खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए इन तीनों का ये तीनों जो हैं, ये तीनों जरूरी होते हैं। जब ये तीनों एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हमारे जो शरीर शरीर मतलब क्या बोला जाएगा उसको, मतलब इन तीनों के संयोग को ही, एक मिनट, समझ गए होंगे ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी मैम मैम समझ गए। दंडवत आप कहना चाहते हैं ना? हाँ जी, तो आपको इन तीनों का नाम याद रखना है कि त्रिदंडवत में क्या आता है, कुछ इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अब अभी अगला देखिए आप, पंचक। अब इसमें क्या बोला गया है कि हमारे शरीर में बोला जाए या फिर जो चीजें पांच पांच की करके, पांच पांच की गिनती के हिसाब से होती हैं, क्या क्या होता है पांच पांच, बताइए एक एक बार। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, हाँ जी, और है ना जो पंच कर्मेंद्रिया महाभूत, होती है 5, हाँ पंच कर्म महाभूत। इंद्रिय महाभूत पंच होते हैं। महाभूत होते हैं। पंच प्राण। पांच महाभूत। अभी देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे बताया, 5 इंद्रियां, 5 द्रव्य, ये मतलब 5 वही पंच महाभूत ही बोल दिया, द्रव्य इन्होंने नाम दिया है। इनके 5 स्थान बताए गए हैं और 5 विषय वही क्या बोलता तन मात्रा, तन और मात्राएं। 5 इन्होंने बुद्धि बताई है। बोले हैं इन पांचों के जो 5 5 भाग है, इन सबको मिला के 25 तत्व बन जाते हैं, उन्हीं को पंचक बोला गया है। ठीक है, पूरा आपको दिखाती हूँ, देखिए गिनती कर लीजिए, 25 हो गए होंगे, 5 10 15 20 25, इन्हीं को पंचक बोला गया है।
तो नॉर्मल है, याद ही होगा। 2 मिनट बची हैं। अब आप लोग देखिए, अगला आता है आपके 5 कोष। पंचकोशों का नाम बताइए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अब ये जो कोष बताए गए हैं, कोष जो होते हैं, जैसे बोला जाता है ना कि जो तलवार होती है, तलवार का जो कवर होता है, उसको क्या कहा जाता है? ज्ञान। मयान। तो कहते हैं जब तलवार जो होती है, जब तक म्यान के अंदर रहती है, वो अपना काम नहीं कर पाती। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारी जो आत्मा होती है, उसके ऊपर ये 5 कोष जो होते हैं, 5 कोष चढ़े हुए होते हैं। तो आत्मा का साक्षात करने के लिए साधना के द्वारा इन 5 कोषों को हटाया जाता है। अध्यात्म ऐसा बोलता है। तो ये जो 5 आवरण हमारी आत्मा के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, इनको साधना के द्वारा हटा दिया जाता है, तो हमारी आत्मा का जो होता है वो साक्षात्कार हो जाता है। ठीक है। कोषों का मतलब होता है कि एक आवरण चढ़ा हुआ। अब ये 5 कोष के नाम दिए गए हैं हमारे: अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। अब हर एक कोष की साधना के बारे में आपको बताया गया है कि अन्नमय कोष को अगर आप सही रखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, किस चीज का ध्यान रखेंगे? हमारे आहार का ध्यान रखें। हमारे खाने पीने का। हमें पता है अन्नमय कोष जो है वो उसका निर्माण कैसे होता है, हमारे अन्न से। अब इसमें अगर हम अष्टांग योग के हिसाब से ले तो कौन सा अंग आएगा? आसन। सेकंड नंबर आता है हमारा प्राणमय कोष। प्राणमय कोष में हमारा क्या आएगा? प्राणायाम का अभ्यास। मनोमय कोष में हमारे क्या आ जाएगा? हमारा मुद्रा। मुद्रा का। यस। विज्ञान में कोष में आ जाएगी हमारी ध्यान। ध्यान का अभ्यास। और आनंद में कोष में आ जाएगी हमारी आनंद की अनुभूति। आनंद की अनुभूति कब मिलती है? समाधि भी। अब ये भी एक बताया जाता है कि जो स्थूल शरीर होता है, स्थूल शरीर अन्नमय कोष, मतलब बोले इसमें ऐसे बताया जाता है कि अन्न में जो हमारे जो अन्नमय कोष होता है, अन्नमय कोष का जो सूक्ष्म भाग, सूक्ष्म कोष होता है, वो कौन सा होगा? हमारा प्राणमय कोष। प्राणमय कोष। प्राणमय का कौन सा होगा? मनोमय कोष। मनोमय का कौन सा होगा? विज्ञानमय कोष। और विज्ञानमय का कौन सा होगा? आनंदमय। आनंदमय। तो ये हर एक का सूक्ष्म जो कोष बताया गया है वो उसका अगला होता है। अन्नमय का प्राणमय, प्राणमय का मनोमय, मनोमय का विज्ञानमय, विज्ञानमय का आनंदमय। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जी मैम। चलिए बताइए, पंचकोशों का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छंदो उपनिषद। तैत्तिरीय में ही मिलता है मैम। छंद में मैं तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद की कौन सी वल्ली में? ब्रह्मानंद वल्ली। ब्रह्मानंद वल्ली में। क्या छांदोग्य उपनिषद में भी मिलता है क्या? नहीं मिलता। नहीं मैम, तैत्तिरीय उपनिषद में ही है। अच्छा, तो उपनिषद में बताया हुआ है मैम। तो ये कैसे लिखा गया है इसमें? चलो छोड़िए। वही जो मैंने आपको बताया था अभी, जो कोष होते हैं उनके जो सूक्ष्म कोष को क्या, समूह को क्या बोला जाता है? गुहा। गुहा शब्द से कहा गया है। गुहा में आत्मा का निवास बताया गया है। ठीक है, ये सृष्टि का क्रम इसमें बताया गया है, ये आपको याद करना है, ये पेपर में आता है। ठीक है, ये पूरे हमारे 5 जो बताए गए हैं, 5 तत्व हैं। सबसे पहले कौन से तत्व की उत्पत्ति बताई गई है? ब्रह्मा की। ब्रह्मा जी तत्व हैं क्या? नहीं मैम।
नो आकाश नो तत्व की, आकाश तत्व की, सॉरी। सबसे लास्ट में हमारे पृथ्वी तत्व। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? आप इसको याद ऐसे रखिए कि पृथ्वी पे क्या होता है, हम लोग उगाते हैं ना कुछ, तो पृथ्वी पे जो उगेगा वो क्या उगेगी? औषधि। ठीक है। उस औषधि को हम किस रूप में खाते हैं? अन्न के रूप में खाते हैं। और उस अन्न से हमें क्या प्राप्त होता है? वीर्य। और उस वीर्य से हमारे क्या होता है? हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। मैम फिर से बताइए ना। आयुर्वेद की सृष्टि का, देखिए बताती हूँ आपको। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने हमारे पंच महाभूत जो बताए गए हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति भी ये तो हमें सीक्वेंस में याद है, तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। पृथ्वी पे क्या उगता है? औषधि। औषधि, यस। औषधि को हम किस रूप में लेते हैं? अन्न के अन्न रूप में, में ग्रहण करते हैं। जब हम अन्न को खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? बल, यानी वीर। वीर्य। उस वीर्य से हमारे क्या होता है? हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है, पौरुष। ठीक है। मैम इस तरीके से आप पुरुष इसको याद मतलब करें। शरीर। हाँ ये, हाँ वही है, लास्ट में शरीर का निर्माण होता है। ठीक है। अगला, ये पूरा टाइम क्या हो गया है? 5-5। टाइम देखिए, टाइम हो 5। गया मैम। चलिए आगे ये पूरे जो विस्तार में बताए गए हमारे कोर्स के बारे में, कल उसको देखेंगे। वैसे तो इसमें ना जो ये पूरा, एक बार मैं आपको ना फिर एक बार ऐसे देख लेती हूँ इसको, देखिए। मैम अभी भी पढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ना है अभी? कोर्स तो यस मैम। कंप्लीट करवा दीजिए। चलो फिर ठीक है। मैम आधे घंटा और पढ़ा दीजिए। आधा घंटा और? जी। चलिए अब देखिए अन्नमय कोश। अब लिखा है कि अन्नमय, अब आप बताइए जल्दी से, अन्नमय कोश की जो रचना हुई है वो कैसे हुई है? कैसे होती है अन्नमय कोश? कैसे बनता है? पृथ्वी हम्म, नहीं औषधि। अन्न से। ठीक है। और उसको, अन्नमय कोश से संबंधित जो होते हैं वो क्या क्या होता है? हमारा आहार विहार, हमारे सठ कर्म, हमारी औषधिया मुद्रा आसन, इन सब से क्या होता है? हमारे अन्नमय कोश, ये सारी चीजें क्या करती है? हमारे अन्नमय कोश का निर्माण करती हैं और उसको बनाए रखने के लिए सहायक होती है। ये पूरा ये बताया गया है इसमें। अब आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का संबंध किससे है? हमारे प्राण से है। प्राण जो होते हैं हमारे, अच्छा बताइए, प्राण जो होते हैं हमारे शरीर में किसके द्वारा बहता है? प्राण को प्रभावित करने का माध्यम क्या है? नाड़ियाँ। यस, नाड़ियां। और प्राण ही जो बोला जाता है, जो हमारे जीवन का आधार होता है, वो क्या बताया गया है? प्राण होता है। प्राण, हमारा जीवन किसके ऊपर आश्रित है? प्राण के ऊपर। प्राण पर। देह की शक्ति व ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है? प्राणमय कोश। अब प्राणमय कोश जो होता है उसमें हमारे 5 प्राण और 5 अपान, सॉरी 5 प्राण और 5 उपप्राण के बारे में बताया गया है। बताइए जल्दी से 5 प्राण के नाम और उनके स्थान कहाँ कहाँ है? बताइए। उदान, प्राण, समान, अपान, व्यान। यस, स्थान उदान तो होता है कंठ में, और प्राण होता है हृदय में, समान होता है नाभि में, अपान होता है वहाँ नाभि से नीचे, और व्यान होता है पूरे शरीर में। यस, वही चीज इसमें उपप्राण, लिखी। हाँ जी। उपप्राण भी बताऊं, नाग, फिर करकल, फिर कुर्म, फिर देवदत्त, फिर धनंजय। अ, फिर से बताइए, एक बार इसका सीक्वेंस बताइए। नाग, किरकल है कि करकल है, मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा। मतलब समझ में नहीं आता क्या बोलना है इसका प्रोनाउंसिएशन। और कुर्म, और फिर देवदत्त, फिर धनंजय। क्या ये सीक्वेंस सही है जो इन्होंने बोला है? नहीं मैम, बताइए, आप नहीं। कुर्म बताइए। पहले आएगा। मैं बता देता हूँ, नाग आएगा, कूर्म। कूर्म, कृकल, देवदत्त और फिर धनंजय। या अच्छा, कुर्म इनको पहले आएगा। ओके बताइए ओके। किसका कौन सा काम है? इसका मैम, पांचों प्राण का।
मैम नाग, नाग का तो डकार होता है, और है ना कर्कल का होता है भूख प्यास। सॉरी। हाँ, जो भी कर्कल खुरकल जो भी है ना, वो। और कुर्म है, उसका है पल के झपकाना। देवदत्त का है मतलब जम्भाई लेना, और धनंजय का है मरने के उपरांत भी रहता है जो। वैसे किरकल पढ़ा जाएगा ना मैम, क्या पढ़ा जाएगा ये? क्रिकल क्रिकल। ओके, आगे से ध्यान रखूंगी मैं। कोई नहीं। ये 5 मुख्य जो प्राण बताए गए वो मैम चार्ट है। हाँ जी। मैम जो धनंजय है वो अभी जो मैम ने बोला कि मृत्यु के बाद रहता है, तो वो हमेशा ही थोड़ी रहता है, वो 2 घंटे तक रहता समय है, तक। ऐसे ही है या फिर? ये इसका काम होता है टेम्परेचर का। जब तक शरीर में टेम्परेचर बना रहेगा तब तक रहता है, बाकी उसके बाद नहीं रहता। और ज्यादा मैं भी नहीं जानती इसके बारे में, बस मैंने भी इतना ही सुना है कि हाँ कुछ टाइम तक रहता है। बाकी पता हो किसी को बता दीजिए। मेरे ख्याल से भी 2 घंटा रहता है। ठीक है, मान लेते 2 घंटा ही रहता है। ये 5 प्राण दिए गए हैं, वही जो बताया उन्होंने वही सब बातें हैं। अब आता है आगे मनोमय कोश। मनोमय कोश में क्या क्या आता है? हमारी 5 कर्मेंद्रिय और अहंकार। ये भी आपको याद रखना है, आगे शायद इसमें चार्ट होगा या नहीं भी होगा तो आप लोगों को बना लेना है। ये पूछा जाता है पेपर में, चाहे सीक्वेंस में, उसमें क्रॉस में आता है कि कौन से कोश में क्या क्या आता है। तो हमारे मनोमय कोश में आ जाती है हमारी ज्ञानेंद्रिय और अहंकार। मैम ज्ञानेंद्रिय आती है। हाँ जी, सॉरी कर्मेंद्री। सॉरी सॉरी मैम सॉरी। कर्मेंद्रिय, हाँ। कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय आती है इसमें हमारी। इसको आप लोग ना पढ़ लेना थोड़ा सा। बाकी अगर मनोमय की साधना करनी होती है, मनोमय कोश की, तो बताइए कौन से साधन आपको प्रयोग करनी चाहिए मैम प्राणायाम। मनोमय कोश के लिए? चलो प्राणायाम तो आएगा, और नहीं कुछ आएगा क्या? ध्यान टाटा होना ध्यान चाहिए। मैम, कृष्ण। ध्यान भी करना चाहिए, धारणा ध्यान, भी लगानी चाहिए। ध्यान। ध्यान ध्यान मैम करना। मुद्रा भी। अब बताइए, अगर आपको मनोमय रोग, मनोमय कोश से संबंधित विकार हो गया तो उसको क्या बोला गया? साइकोसोमेटिक। आदि। मनो आधी। आदि। आदि। आदि व्याधि। मैम व्याधि व्याधि जो होती है वो शरीर से होती है, आदि मन से। शारीरिक। अब अच्छा आप बताइए, आदि और व्याधि का वर्णन किस बुक में पढ़ा है आपने, किस टेक्स्ट? योग योग वशिष्ठ में। योग वशिष्ठ। बिल्कुल, अच्छी तैयारी है इसका मतलब सबकी। पता मैम नहीं थोड़ी कैसी थोड़ी है। तैयारी है। नहीं नहीं, अच्छी तैयारी है। जब आपको इतनी बात याद है तो फिर तो पक्का बढ़िया तैयारी है एकदम। अब देखिए विज्ञान में कोश जो आता है, विज्ञान में कोश में क्या क्या आएगी हमारी? 5 ज्ञानेंद्रिया और बुद्धि एंड चित्त। ये लिखा है यहाँ पे, 5 ज्ञानेंद्रिय बुद्धि चित्त हमारे विज्ञान में कोश में आता है। अब अगर आपको विज्ञान में कोश, इसमें एक बार आया था ना कि हाँ, विज्ञान में को ऐसे मतलब क्रॉस में इस तरीके से लिखा हुआ है तो विज्ञान में कोश हमारे किससे संबंधित होता है? बुद्धि आ गया उसमें ऐसे ऑप्शन में था, बुद्धि ही था। तो आपको मेन जो है ना यही चीजें इसमें याद करके रखनी है, कौन से कोर्स में क्या क्या आता है। विज्ञान में कोर्स की अगर आपको साधना करनी है तो आप लोग क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। विज्ञान में कोर्स में आपकी जो आ रही है वो ज्ञान इंद्रिय आती है, बुद्धि आती है, चित्त आती है। और पता है किसी को कि ध्यान से लगो और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? हमारी ज्ञान इंद्रिय से रिलेटेड कुछ होता है। देखो उसमें लिखा है नीचे कि विज्ञान में कोश के संयम द्वारा व्यक्ति अस्वाद इंद्रियों की आसक्ति आदि से बच सकता है। यानी कि जो ध्यान आता है, संयम करना है। वो सब इसी में आ जाएगा विज्ञान में कोश में।
लास्ट आ जाता है आपका आनंदमय कोश। प्रत्याहार हो गया फिर तो ये। हाँ, प्रत्याहार भी बोल सकते हैं। लास्ट होता है आपका आनंदमय कोश। आनंदमय कोश का मतलब प्रसन्नता, आनंद स्वरूप, यानी कि लास्ट हमारी समाधि की प्राप्ति, वही हमारी आनंदमय कोश से रिलेटेड होती है। लास्ट का कोश होता है हमारा ये। अच्छा आप बताइए, अगर इसको लास्ट कोश जो होता है आनंदमय कोश, ठीक है, इसमें अगर बोले हम लोगों को कि आत्मा का जो होता है वो साक्षात्कार हो गया है, ठीक है, इसकी साधना करते जब आनंदमय कोश की, तो इसमें पतंजलि ने क्या बोला है उस लास्ट अवस्था को? दोबारा से रिपीट कीजिए, क्या पूछ रहे हैं आप? जैसे मैंने बोला इसमें कि इसमें अगर कोसों के हिसाब से बोलते हैं, कोस की अगर हम साधना करते हैं तो हमें हमारी आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तो लास्ट पतंजलि में लास्ट अवस्था को क्या कहा गया है? असंप्रज्ञात समाधि। फिर केवल्य प्राप्ति। केवल्य। आगे आपको आप निरुद्ध इसको कल पढ़ेंगे, यहीं तक ही देख लेते हैं। मैम आज ही पढ़ा दीजिए। आज ही पढ़ा दीजिए। नहीं मैम, नहीं, बस कुछ कीजिए बिहारी मैम, जी तो मजाक कर रहे हैं, कुछ मक्खन क्लास लगाए भी जा तो रहे हैं। 7 बजे से फिर क्लास लेनी है। ठीक है, आप लोग इसको इतना जितना पढ़ाया आपको, इनमें जो मेन मेन चीजें है ना, मेन वही है, आपको वही याद करनी है। इससे ज्यादा आपको उनके बारे में ज्यादा वो मत लगाइएगा, पर जो मेन मेन है उनको एकदम टिप्स पे ऐसे याद कर लेना। जैसे पंचकोशों के नाम हैं, ये किस किस से रिलेटेड है, ज्यादा इस पे दिमाग आपको घुसाने की जरूरत नहीं है। और बाकी ज्यादा कोशिश करिए मेन मेन चीजें पढ़े और ज्यादा से ज्यादा रिविजन करें। ठीक है कुंज बिहारी जी? यस मैम। या आपको अभी भी सारा पढ़ना है? जी आप पढ़ा दीजिए, पढ़ लूंगा मैं तो। चलिए जल्दी जल्दी सब मैसेज टाइप करिए, 5 मिनट, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाती है। सबसे पहले आता है जठराग्नि की, जो मैंने 4 अवस्थाएं बताई थी उनके नाम बताइए। टाइप करिए। मतलब मैसेज टाइप करने के नाम पे लेफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। बताइए मंदग्नि का मतलब क्या होता है, किस दोष की प्रधानता होती है उसमें? माइक ऑन करिए कोई भी। कफ। मैम कफ दोष की। मल तो अभी याद नहीं हुए होंगे वैसे, फिर भी बताइए, अच्छा याद हो किसी को? जो मांस धातु होती है हमारी, उसका मल क्या बताया? नाक या कान से जो मल निकलता है। पंचक मैंने आपको बताए थे, उसमें बताइए किस किस के बारे में बताया गया आपको? टाइप करिए। पंचक में क्या क्या 5 थे? 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां और उनके तन्मात्राएं, और 15 हो पा, गई। 5 कर्मेंद्रिया और 5 प्राण। सही है, सही बताया इन्होंने।
या किसी को और को बताना है, उन्हें पता हो सही क्या था? पांच बुद्धि करके भी पढ़ा था क्या आपने उसमें? जी मैम, 5 बुद्धि भी आएंगी। है ना, पांच बुद्धि भी था ना। ठीक है, आप लोग ना याद कर लेना उसको। कल जब क्लास होगी ना तब मैं यस पूछूंगी। मैम। या ठीक है, मैम। क्योंकि अभी तो कुछ चीजें ऐसी थी जो याद नहीं हुई होगी। चलो, त्रिदंडवत बता दीजिए, ये तो याद होगा। त्रिदंडवत में क्या क्या आता है? शरीर मन शरीर आत्मा। मन आत्मा। शरीर मन आत्मा। माइक नहीं खोलना है ऐसे, सबका सबको फिर तो सुन जाता है। चलिए बताइए, आमरस किसको बोला है? आमरस क्या होता है? खाने का नहीं पचना। जी। जठराग्नि का स्थान बताइए कहाँ होता है? पक्वाश्यामाशय। ओज के प्रकार। नाम क्या क्या है? यस। यस। अच्छा, इनकी मात्रा बता दीजिए, किसकी मात्रा कितनी होती है हमारे शरीर में? किसके क्षय होने से मृत्यु हो जाती है? पर। जी। चलिए, बाकी का कल पूछेंगे। कल आप लोग जो उपधातु मैंने बताए उनके नाम याद करके आइएगा, और कौन सी धातु की कौन सी उपधातु है ये। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। कल पढ़ लेंगे। मैम कितना और बाकी रहा है ये? हाँ, कितना बाकी हो रहा है आयुर्वेद में? बाकी कितना दिन का बचा है मैम अभी और? 2 क्लास में हो जाएगा, वो ज्यादा नहीं बचा है। उसके बाद एक दिन, अगर नहीं 2 में होगा तो एक दिन और लग जाए। बाकी कोशिश करते हैं कि 2 में हो जाए। ना ज्यादा मैम नहीं, आगे आप मैम आगे आप सारी। बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हमारे को क्लास में याद हो जाती है बहुत सारी चीजें। बाकी आगे भी सारी चीजें जो है ना वो याद करने वाली है, उनको आपको याद करना है सारे नाम, तो बस हो जाएगा। इतना बड़ा नहीं है ये। बाकी इनको भी ना, आप ना जो मेन मेन चीजें मैं बताती हूँ उनको लिख लीजिए, और फिर उनका रिवीजन करिए बार बार। वो एकदम याद हो जानी चाहिए। ओके मैम, थैंक मैम यू सो मच। क्वेश्चन भी तैयार करेंगे ना, क्वेश्चन पेपर? हाँ जी, हाँ जी। यस मैम। कुछ क्वेश्चंस वो फिर बाद में हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।